हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कोड टू सब एकेडमी चैनल पे। तो आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10 का रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स में हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और डिविजिबिलिटी कंसेप्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से हम लोग कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं नंबर्स का, वो हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि डिविजिबिलिटी कंसेप्ट क्या होता है। तो कोई एक नॉन जीरो नंबर इंटीजर है हमारे पास ए, वो अगर किसी इंटीजर बी को डिवाइड करना चाहता है तो डिवाइड करने के लिए उसे एक इंटीजर सी की जरूरत पड़ेगी। कुछ इस तरीके से जरूरत पड़ेगी कि हमारा b इज इक्वल टू ए सी हो जाए, है ना। तो ओवरऑल हम लोग को क्या समझना है कि अगर कोई इंटीजर ए है, वो किसी इंटीजर बी को डिवाइड करना चाहता है, तो डिवाइड करने के लिए उसे एक इंटीजर सी की जरूरत है। कुछ इस तरीके से जरूरत है कि b इज इक्वल टू ए सी हो जाए। इसमें b जो है हमारा डिविडेंड कहलाता है, a हमारा डिवाइजर कहलाता है और साथ ही साथ हमारा c क्वोशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ले तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर हम लोग लेट अस सपोज कि ये बोल रहे हैं कि 216 को डिवाइड करना चाहता है, तो जब 216 को डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के लिए एक नंबर 8 का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि 2 इंटू 8 ही हम लोग को क्या देगा, 16 देगा। तो ये 16 जो है वो हमारा नंबर बी है, ये 2 हमारा नंबर ए है। ए बी को डिवाइड करना चाहता है, ए नॉन जीरो नंबर है, डिवाइड करने के लिए एक इंटीजर सी का रिक्वायरमेंट है, और वो कुछ इस तरीके से है कि b जो है ac के बराबर हो जाए। 2 इंटू 8 16 हो जाएगा ना, तो b हमारा ac के बराबर हो जाए। जब ऐसा हो जाता है तो हमको क्या पता चलता है कि ये जो इंटीजर है नॉन जीरो इंटीजर, ये b को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है। समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक है। डिविजिबिलिटी कंसेप्ट बस इतना ही कहता है कि कोई एक नॉन जीरो इंटीजर a है, वो b को डिवाइड करना चाहता है, तो डिवाइड करने के लिए एक इंटीजर c का रिक्वायरमेंट है, और वो c जो है कुछ इस तरीके से है कि हमारा b इज इक्वल टू ए सी हो जाए। ठीक है, तो हमारा ये है डिविजिबिलिटी कंसेप्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि अगर मेरे पास कोई दो पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, a और b, अगर मेरे पास कोई दो पॉजिटिव नंबर्स है, लेट्स से इंटीजर्स है मेरे पास a और b, तो होगा क्या, हमको दो और नंबर्स का रिक्वायरमेंट होगा q एंड r। ठीक है, तो होगा क्या, हम लोग को q एंड r जो है दो इंटीजर्स मिलेंगे, कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाए, और r जो है हमारा वो कहां से कहां तक के लिए हो, 0 से स्टार्ट हो और b से कम वैल्यूज तक के लिए जाए। ठीक है, r जो है हमारा 0 से स्टार्ट हो और b से कम वैल्यूज के तक के लिए जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ये बोले कि 2 जो है 17 को डिवाइड करना चाहता है, तो 2 जब 17 को डिवाइड करेगा तो होगा क्या कि यहाँ पे एक नंबर 1 बच जाएगा, है ना, एक नंबर 1 बच जाएगा, और ये जो 1 है यही हमारा रिमाइंडर है। यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है। हम लोग जो पहले क्लास 4-5 में डिवीजन पढ़े हैं, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये 1 मेरा क्या है, रिमाइंडर है। अब अगर इस 1 को हम लोग देखें तो ये 1 क्या है, इस डिवाइजर से छोटा है ना, ये 1 क्या है, इस डिवाइजर से छोटा है। इसका मतलब क्या पता चला कि हमारा रिमाइंडर जो कि हमारा स्मॉल आर है, ये ऑलवेज बी से छोटा होगा, मतलब डिवाइजर से छोटा होगा, और वो क्या होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है। कैसे, ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे नंबर 16 होता तो हमको क्या पता चलता कि हमारा रिमाइंडर 0 है, हमारा रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ए और बी दो नंबर है, दो इंटीजर है, तो हम लोग को दो इंटीजर और मिलेंगे, वो यूनिक होंगे। Q और R कुछ इस तरीके से होंगे कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, जिसमें हमारा R जो है 0 से शुरू होगा और B से कम तक जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए
अब हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है कि अगर मेरे पास a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हम लोग को शो हो रहा है, तो हमको क्या बोला कि जो भी हमारा a और b का कॉमन डिवाइजर होगा, a और b का जो कॉमन डिवाइजर होगा वही कॉमन डिवाइजर b और r का भी होगा। मतलब समझिएगा, मान लेते हैं कि 2 जो है 17 को डिवाइड करना चाहता है, तो करते समय क्या होगा, एक रिमाइंडर 1 बच जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग देखें ए और बी, तो यहाँ पे ए हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग बोले कि b इज इक्वल ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो इसमें ए हमारा क्या होता है, डिविडेंड, बी हमारा होता है डिवाइजर, क्यू हमारा होता है कोशेंट और आर हमारा होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें हम बात करें ए और बी का, ठीक है, तो ए और बी क्या है, ए है हमारा डिविडेंड, बी है हमारा डिवाइजर। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ए और बी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि इसका कोई कॉमन फैक्टर, ठीक है, अगर हम बोले कि ए और बी का कोई कॉमन डिवाइजर चाहिए, तो 2 और 17 को डिवाइड करने वाला कॉमन नंबर क्या होगा, 1, है ना। और साथ ही साथ अगर हम लोग बोले बी और आर का कॉमन डिवाइजर, इसका मतलब क्या हो गया, 2 और 1 का कॉमन डिवाइजर अगर हम लोग बोले तो भी होगा 1, है ना। तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम बोलता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है कि जो भी हमारा ए और बी का कॉमन डिवाइजर है वही हमारा बी और आर का भी कॉमन डिवाइजर होगा। और अगर हम लोग उल्टा सोचे कि बी और आर का जो कॉमन डिवाइजर है वही हमारा ए और बी का भी कॉमन डिवाइजर होगा। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग निकालेंगे। तो चलिए समझते हैं कुछ क्वेश्चन से कि कैसे हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को बोल रहा है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, हम लोग को बोला गया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है वो या तो 2q के फॉर्म में होगा या तो फिर 2q+1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, ये चीज शो करना है। कैसे शो कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, अभी हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़े जिसमें हम लोग ये पढ़े कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना। हम लोग ये पढ़े कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो मान लेते हैं कि हमारा a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, हम लोग क्या लेट कर लिए कि a हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। हम लोग को क्वेश्चन में भी बोला गया था कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हमको शो करना है या तो वो 2q के फॉर्म में होगा या तो फिर वो 2q+1 के फॉर्म में होगा। तो ध्यान से देखते हैं, अगर मेरा a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग a को bq+r के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। और अगर हम b को 2 ले ले, अगर हम b को 2 ले ले तो हमारा ये क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 2q+r, है ना। ये क्या बनना चाहिए, a इज इक्वल टू 2q+r, जिसमें हमारा r जो है वो 0 से स्टार्ट होकर के b से कम होगा, मतलब 2 से कम होगा, है ना। तो ओवरऑल इसमें r का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, एक तो 0 मिलेगा, दूसरा 1 मिलेगा, है ना। यही होना चाहिए, मतलब ये जो पॉजिटिव इंटीजर a है इसको या तो हम लोग 2q+0 के फॉर्म में लिख सकते हैं या तो फिर 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं when r is equal to 0 a will be equal to 2q and when r is equal to 1 a will be equal to 2q+1।
ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान से समझिएगा कि एक में मेरा a 2q के फॉर्म में है, एक में मेरा a 2q + 1 के फॉर्म में है। अब ये जो 2q है, ऑब्वियस सा बात है, कोई भी नंबर अगर 2 के मल्टीपल में है तो वो कैसा नंबर होगा? इवन, है ना? और अगर वो 2q + 1 के फॉर्म में है तो वो कैसा नंबर होगा? ऑड नंबर। ये बेसिक हम लोग जानते हैं, है ना? 2q + 1, अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 + 1 3, अगर q की जगह में 2 रखते हैं तो 2 × 2 4, 4 + 1 5। मतलब क्या हमको मिल रहा है कि अगर कोई भी नंबर 2q + 1 के फॉर्म में है तो वो ऑड होगा, और अगर 2q के फॉर्म में है तो वो इवन होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर a है तो वो या तो 2q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जो कि एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है, या तो फिर 2q + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है जो कि एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। अब हम लोग को प्रूव करने क्या बोल रहा है कि कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है मेरे पास। क्या बोला? कि कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है मेरे पास, और हम लोग को प्रूव करने के लिए बोला कि ये जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है इसको या तो हम 6q + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 6q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो फिर 6q + 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हमारा q क्या है? एक इंटीजर है। समझिएगा कैसे प्रूव कर सकते हैं, इसको प्रूव करना है। तो हम लोग क्या किए, हम लोग अपना जो कंक्लूजन है, जो हम लोग पिछले क्वेश्चन से समझे, उसको यूज करेंगे कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और b मेरा 2 है तो वो 2q और 2q + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर इसी को हम सोचे कि a मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है और b मेरा 6 है ना, हम क्या बोले कि लेट a be the positive integer and b = 6। अगर ऐसा होता है तो हमारा a जो है वो कितने टाइप में हम लोग लिख सकते हैं, उसको कैसे कैसे फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये बोलेंगे कि a को हम लोग 6q + r के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें हमारा r जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और 6 से कम वैल्यूज तक जाएगा। मतलब हमारा a का वैल्यू या तो 6q + 0, r की जगह पे जब 0 रखेंगे तो 6q होगा, तो a का वैल्यू या तो 6q + 0 दैट इज 6q हो जाएगा, या तो फिर a का वैल्यू 6q + 1 हो जाएगा, या तो फिर a का वैल्यू 6q + 2 हो जाएगा, या तो फिर a का वैल्यू 6q + 3 हो जाएगा, या तो फिर 6q + 4 हो जाएगा, या तो फिर 6q + 5 हो जाएगा। यही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ध्यान से समझिए, हमको क्या बोला कि ये जो इंटीजर है ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। ये कैसा है? ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। अगर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो इसमें से ऑड कौन कौन सा है? एक ये है, एक ये है और एक ये है, बाकी सारे तो इवन है। 6q मतलब क्या कि ये 2 से डिविजिबल है, 6q + 2 भी 2 से डिविजिबल है, 6q + 4 भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब कि अगर मेरे पास कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 6q + 1 या तो फिर 6q + 3 या तो फिर 6q + 5 के रूप में ही लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? सिंस 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 are odd, this implies every odd positive
integer can be expressed in the form of, किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं? हम लोग इसको 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। बोल रहा है कि मेरे पास दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो मान लेते हैं कि मेरा पहला पॉजिटिव इंटीजर n है और दूसरा n-1 है। ठीक है, n-1 और n अगर हम लोग दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले तो होगा क्या? हमको जो इंटीजर मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट करके वो होगा मेरा n² माइनस n, n इंटू n इज n², n इंटू 1 इज n, तो ये बन जाएगा n² माइनस n। तो बोला क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। हमको ये प्रूव करना है। तो ये मेरे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है अगर मेरा n पॉजिटिव इंटीजर है तो, है ना? अगर मेरा n पॉजिटिव इंटीजर है तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? n² माइनस n। अब क्या बोला कि ये जो प्रोडक्ट है ये प्रूव करना है कि ये 2 से डिविजिबल है। तो ध्यान से समझते हैं, अगर मेरा n जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग पढ़े थे कि हम लोग n को 2q के रूप में लिख सकते हैं या तो फिर इसको 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? n को हम लोग या तो 2q के फॉर्म में लिख सकते हैं या तो फिर 2q+1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लोग स्टेटमेंट क्या देंगे? वी नो दैट any positive integer can be expressed in the form of 2q और 2q+1। मतलब अगर n मेरा 2q है और हम ये शो कर दे कि मेरा n² माइनस n भी 2 से डिविजिबल है, तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि ये जो है ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। और n अगर मेरा 2q+1 है तो भी अगर मेरा n² माइनस n हम लोग शो कर दे कि वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब हम लोग को जो बोला गया वो हम लोग प्रूफ कर ले रहे हैं। हम लोग को क्या बोला है कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स है उसका प्रोडक्ट जो है हमको क्या मिले? 2 से डिविजिबल मिले। यही हमको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हम लोग क्या किए? दो केस लिए। केस 1 क्या रखे? when n इज इक्वल टू 2q। जब हम लोग n 2q रखेंगे तो क्या होगा? जब n 2q होगा तो n² माइनस n जो है वो क्या होगा? ये हम लोग लिख सकते हैं n इंटू n-1 के फॉर्म में, मतलब 2q इंटू 2q-1 होना चाहिए, है ना? n² माइनस n जो है वो क्या होना चाहिए? 2q इंटू 2q-1। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड विथ q इंटू 2q-1 लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि मेरा n² माइनस n 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में है। जब कोई भी चीज 2 के मल्टीपल में है इसका मतलब क्या है कि n² माइनस n 2 से डिविजिबल है ना? तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज n² माइनस n इज डिविजिबल बाय
2 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, और दूसरा केस क्या होगा? केस 2 हमारा बनेगा when n इज इक्वल टू 2q प्लस 1। जब हमारा n 2q प्लस 1 होगा तो हमारा n स्क्वायर माइनस n क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n हमारा है n इंटू n माइनस 1। तो ओवरऑल अगर हम 2q प्लस 1 है n की जगह पे रख दे तो 2q प्लस 1 माइनस 1 क्या देगा? 2q इंटू n क्या होगा? 2q प्लस 1। अब इसमें भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि ये 2 इंटू क्यू इंटू 2q प्लस 1 के फॉर्म में है, मतलब ये 2 का मल्टीपल में है ना। तो हम लोग इजिली बोल सकते हैं कि इस केस में भी 2 जो है n स्क्वायर माइनस n को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हम लोग प्रूव कर दिए कि अगर मेरे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और अगर हम लोग उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑलवेज 2 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। अब अगर n क्यूब माइनस n के बारे में देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि n क्यूब माइनस n जो है वो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 है। बोल सकते हैं? क्लियर है? इसको हम लोग ये लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी देता है ना। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि n क्यूब माइनस n इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब क्या है? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमको क्या बोला? प्रूव करना है कि n क्यूब माइनस n डिविजिबल बाई 6 है। सिंस यहाँ पे 6 से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन को, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n जो है वो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 फॉर्म में लिख सकते हैं अगर वो 6 से डिविजिबल है तो। any positive integer n can be expressed as 6q, 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4 and 6q plus 5। समझ में आ रहा है? कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है वो और 6 से डिविजिबल है तो उसको या तो हम 6q के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 6q प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 6q प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 6q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 6q प्लस 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 6q प्लस 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तब जब ये नंबर n जो है ओवरऑल समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमको b का वैल्यू 6 मिले तो ही ऐसा कर सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को क्या समझ में आया कि अगर ये 6n को डिवाइड करना चाहता है तो इन 5 फॉर्म में वो आ सकता है। ठीक है, n का ये 5 फॉर्म आ सकता है। तो अब हम लोग को क्या प्रूव करना है? अगर n इस 5 फॉर्म में आ सकता है तो ओवरऑल प्रूव करो कि n क्यूब माइनस n भी जो है वो 6 से डिविजिबल है। तो देखते हैं। तो हम लोग आएंगे, इसको भी हम लोग केस वाइज करेंगे। केस 1 व्हेन n इज इक्वल टू 6q। जब हम n 6q रखेंगे तो हमारा n क्यूब माइनस n क्या होगा? n क्यूब माइनस n जो कि हमारा n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 6q माइनस 1 इंटू 6q प्लस 1। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर इस फॉर्म में है और इस 6q से हम 6 बाहर निकाल दे और ये सब तो प्रोडक्ट में है ही है, 6 इंटू क्यू इंटू 6q माइनस 1 इंटू 6q प्लस 1, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो हमारा एन क्यूब माइनस एन जो है वो क्या होगा? 6 के मल्टीपल में हमको मिल रहा है, 6 के मल्टीपल में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा एन क्यूब माइनस एन 6 से डिविजिबल है।
समझ में आ रहा है? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हमारा ये जो प्रोडक्ट है, ये जो n क्यूब माइनस n है, ये 6 से डिविजिबल है जब हम लोग n का वैल्यू 6 क्यू ले रहे हैं। अब अगर हम n का वैल्यू 6 क्यू प्लस 1 ले, when n इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, तो होगा क्या, हमारा n क्यूब माइनस n जो है, जो कि हमारा n माइनस वन इंटू एन प्लस वन है, वो क्या बन जाएगा, 6 क्यू प्लस 1 माइनस 1 क्या देगा, 6 क्यू इंटू ये 6 क्यू प्लस 1 आ जाएगा और ये 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा। ये होना चाहिए, है ना? तो ओवरऑल इसमें भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6 इंटू ब्रैकेट अंडर q इंटू 6 क्यू प्लस 1 इंटू 6 क्यू प्लस 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी 6 के मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब n क्यूब माइनस n जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, केस 3 अगर हम लोग देखें, when n इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, तो हमारा क्या होगा, n क्यूब माइनस n जो होगा वो, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 2 माइनस 1, दैट मीन्स 6 क्यू प्लस 1, और ये 6 क्यू प्लस 2 प्लस 1, दैट मीन्स 6 क्यू प्लस 3 इंटू 6 क्यू प्लस 2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम किसी एक से भी 6 को बाहर निकालते हैं तो होगा क्या, 6 मल्टीप्लाइड विथ क्यू प्लस 1 बाई 6 होना चाहिए, इंटू 6 क्यू प्लस 3 होना चाहिए, इंटू 6 क्यू प्लस 2 होना चाहिए। ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि इस केस में भी हम लोग बोल सकते हैं कि n क्यूब माइनस n जो है वो 6 से डिविजिबल है। इसी तरीके से जब हम लोग 6 क्यू प्लस 3 के लिए लेंगे, 6 क्यू प्लस 4 के लिए लेंगे, 6 क्यू प्लस 5 के लिए लेंगे, सभी केसेस में हमको पता चलेगा कि हमारा n क्यूब माइनस n जो है वो 6 से डिविजिबल है। तो हम लोग फाइनली ये बोल देंगे, अभी तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सिमिलरली फॉर n is equal to 6q plus 3, comma 6q plus 4 and 6q plus 5, n cube minus n is divisible by 6। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो हम लोग फाइनली बोल पाएंगे कि अगर मेरे पास n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n क्यूब माइनस n 6 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। अगर यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो हम लोग इजीली प्रूफ वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमको, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 फॉर सम इंटीजर q। हमको क्या बोल रहा है कि एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, वो उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो या तो वो 6q प्लस 1 के फॉर्म में आएगा या तो फिर 6q प्लस 3 के फॉर्म में आएगा। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या मानेंगे कि हम लोग सबसे पहले सपोज कर लेते हैं लेट n be the odd positive integer। अगर n मेरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको हम लोग किस किस फॉर्म में लिख सकता है? दिस implies n can be expressed in the form of, ऑब्वियस सा बात है अगर मेरा b 6 है तो इसको हम लोग 6q प्लस 1 6q प्लस 3
6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे बोल दिया n ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। अगर नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर होता तो 5 फॉर्म में लिख सकते थे, लेकिन जैसे ही हमको बोल दिया कि ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको बोल देंगे कि ये जो है ये 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ऑब्वियस सा बात है, यही 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, सिंस हम लोग को क्यू में ही चाहिए तो हम लोग इसको m के फॉर्म में लिख लेते हैं, 6m+1, 6m+3 एंड 6m+5। समझ में आ रहा है कि कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, मान लेते वो n है, तो उसको हम लोग 3 ही फॉर्म में लिख सकते हैं, एक 6m+1, एक 6m+3 और एक 6m+5। अब अगर ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो हमको बताना है कि n² जो है सिर्फ 2 ही फॉर्म में लिखा जाएगा, 6q+1 और 6q+3। देख लेते हैं। अगर हम लोग केस 1, अगर हम लोग n का वैल्यू 6m+1 ले रहे हैं तो n² क्या होगा, 6m+1 का होल स्क्वायर, यही होना चाहिए। और 6m+1 का होल स्क्वायर क्या देगा, 6 6 36m² +1 प्लस 6 × 2 is 12m, यही मिलना चाहिए, है ना। और अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये 36m² प्लस 12m प्लस 1 के फॉर्म में है ना। और अगर इसमें से हम 6 कॉमन ले लें इन दोनों टर्म से तो क्या हो जाएगा, 6 × 6m² प्लस 2m प्लस 1, है ना। तो ये 6 का समथिंग मल्टीपल +1 के फॉर्म में आ रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6q+1। अगर हम इस वैल्यू को q ले ले तो ये ओवरऑल 6q+1 के फॉर्म में आ रहा है, वेयर q इज इक्वल टू 6m² प्लस 2m। समझ में आ रहा है, ये हमको बताना होगा। तो हम देखें क्या, जब n मेरा 6m+1 है तो हमारा n² 6q+1 के फॉर्म में आ गया, है ना। अब जब मेरा n 6m+3 होगा, केस 2, when n is equal to 6m+3, तो मेरा n² क्या होगा, अब n² क्या बन जाएगा, 6m+3 का होल स्क्वायर, 6m+3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 6m का होल स्क्वायर मतलब 36m² प्लस 3 का होल स्क्वायर मतलब 9 प्लस 2 × 6 इज 12, 12 × 3 इज 36m, यही बनेगा, है ना। अगर हम इस पे ध्यान से देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 36m² प्लस 36m प्लस 6 प्लस 3 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या किए, इसको एक पार्ट रखते हैं क्योंकि इन सभी में 6 हमारा कॉमन है ना। अगर हम 6 बाहर निकाल दे तो क्या हो जाएगा, 6m² प्लस 6 × 6 इज 36, 6m प्लस 1 प्लस 3, ये इस फॉर्म में आ जाएगा, 6 × 6m² प्लस 6m प्लस 1 प्लस 3 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, किसको हम लोग लिख सकते हैं 6q+3 के फॉर्म में, वेयर q इज इक्वल टू 6m² प्लस 6m प्लस 1, है ना। अच्छा, अब केस 3 में आते हैं। केस 3, when n is equal to 6m प्लस 5, जब n मेरा 6m प्लस 5 है तो n² क्या होगा, n² विल बी 6m प्लस 5 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 36m² प्लस 25 प्लस 2 × 6m, 12m, 12m × 5, 12 × 5 इज 60m। इसको हम लोग लिख सकते हैं 36m² प्लस 60m प्लस 24 प्लस 1,
लिख सकते हैं, इसको एक ब्रैकेट के अंदर में ले लिए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अगर हम 6 बाहर निकाल ले तो 6m² प्लस 10m प्लस 4 प्लस 1, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं ये 6q प्लस 1 के टाइप का है, वेयर q इज इक्वल टू 6m² प्लस 10m प्लस 4, है ना। तो इससे क्या पता चला कि जब भी मेरा n ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसको हम लोग, उसके स्क्वायर को हम लोग क्या कर सकते हैं, 6q प्लस 1 या तो फिर 6q प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। अब हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोला, कैसे निकाल सकते हैं, किसका किसका एचसीएफ चाहिए, 210 और 55 का। तो ऑब्वियस सा बात है, हमको ये पता है कि 210 55 से बड़ा है ना। मतलब 55 जो है वो कोशिश करेगा 210 को डिवाइड करने का। 55 क्या करेगा, 210 को डिवाइड करने का कोशिश करेगा। कितने टाइम्स में करेगा, अगर हम यहाँ पे ये बोल दे 55 को अगर हम 3 टाइम्स करें तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3 इज 15, 5 इंटू 3 इज 15, 116, 165 आएगा। क्लियर है? और यहाँ पे क्या बचेगा, 10 माइनस 5 इज 5 एंड 10 माइनस 6 इज 4 और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। मतलब हमको क्या मिला, 55 से और जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 मिलेगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 45। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारा 210 जो है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो b ये है, q ये है, 55 इंटू 3 प्लस 45 होगा, a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, यही होता है। समझ में आ रहा है? तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हमारा पहला डिवीजन फॉर्मेट आया। अब जो है ध्यान से देखेंगे, हम लोग क्या बोले थे कि ए और बी के बीच में जो हमारा कॉमन डिवाइजर होता है वो आर और बी के बीच में भी होता है ना। तो आर और बी, आर ये है, बी मेरा क्या है 55, यही हम लोग पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो अब इसका यूज करेंगे, 45 इंटू 1 इज 45, कितना बचा 10, है ना। तो अब सेकेंड फेज में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो 55 है ये मेरा ए बन गया, और 45 इंटू 1, 45 बी हुआ, 1 मेरा कोशेंट हुआ, है ना। ये मेरा डिवाइजर हुआ, ये 1 मेरा कोशेंट हुआ, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 10 है। अच्छा, इसमें 45 रिमाइंडर था और इसमें 10 रिमाइंडर है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जो है इस रिमाइंडर से हम जो पिछला डिवाइजर है उसको डिवाइड करेंगे, तो 10 इंटू 4 इज 40, कितना बच रहा है 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फेज में हम लोग क्या लिखेंगे, 45 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 प्लस 5, है ना। 45 a इज इक्वल टू बी क्यू, बी मेरा क्या है 10 और क्यू मेरा क्या है 4, 10 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर दैट इज 5। ये मेरा हुआ थर्ड फेज। क्लियर है? थर्ड फेज के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ फेज में ये मेरा रिमाइंडर हुआ, इसको डिवाइजर से डिवाइड करेंगे, तो 5 इंटू 2 इज 10। जैसे ही मेरा रिमाइंडर 0 हो गया तो ये जो डिवाइजर है यही मेरा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो हम लोग लास्ट फेज में क्या लिखेंगे कि हमारा a डेट इज 10 इज इक्वल टू बी क्यू, बी मेरा है 5 इंटू क्यू मेरा है 2 प्लस रिमाइंडर 0, फोर्थ फेज। अब ये जो b है यही मेरा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। दस एचसीएफ ऑफ 55 and 210 is 5। समझ में आ रहा है? इजिली हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ 408 and 1032 1032, 408 और 1032 का एचसीएफ जो आ रहा है इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 1032 इंटू m माइनस 408 टाइम्स 5। मतलब क्या बोल रहा है कि 408 और 1032 का जो भी एचसीएफ है
वो उसको हम लोग लिख सकते हैं 1032 इंटू एम माइनस 408 टाइम्स 5। समझ में आ रहा है? इसका जो भी HCF आएगा वो इसके बराबर है, ये गिवन है। तो हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले HCF निकालते हैं। नॉर्मल जो हम लोग बचपन में काम करते थे वही काम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं बोला है कि हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू फाइंड आउट करना है। आप चाहे तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 इंटू 2 इज 4, तो ये आ जाएगा 204। यहाँ पे आएगा 516, फिर 102, और यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, है ना। फिर 2 से करते हैं 51, और यहाँ पे करते हैं अगर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, यही होना चाहिए। अब 5 + 1 6 है, 2 + 1 3 + 9 12, है ना। तो ओवरऑल ये 3 से कटेगा, तो 3 इंटू 17 इज 51, 3 इंटू 4 इज 12, 3 इंटू 3 इज 9। तो हम लोग को इतना कुछ मिल रहा है। तो अब हम लोग जब HCF निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन डिवाइजर्स देखते हैं। तो कॉमन डिवाइजर्स यहाँ पे क्या क्या है, यही सब है ना। कॉमन डिवाइजर्स क्या क्या है, यही सब है। तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 3 इज 24। तो HCF मेरा क्या हो जाएगा, 24। ठीक है। आप चाहो तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू भी HCF लेकर के आ सकते हो, वो 24 ही होगा। HCF मेरा आ गया 24। इसका मतलब क्या हो गया, 1032 m माइनस 408 इंटू 5 करते हैं, क्या हो जाएगा, 8 इंटू 5 इज 40, 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 4 4, 5 इंटू 4 इज 20, है ना, इज इक्वल टू HCF दैट इज 24। यही होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 1032m इज इक्वल टू 2040 प्लस 24। दैट मीन्स m इज इक्वल टू, अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो ये 2064 बनेगा, होल डिवाइडेड बाय 1032 बनेगा, है ना। तो ये अगर हम लोग कट कर दे तो हम लोग को कितना मिलेगा, 2। तो इससे क्या पता चलता है कि m का वैल्यू 2 जब होगा तो हम लोग HCF को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ दिस दिस एंड दिस। 3 नंबर का HCF निकालना है। कैसे निकालेंगे, हम लोग को यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम करना है। समझ में आ गया। हमको क्या करना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले 2 का HCF निकाल लेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। मान लेते हैं इन दोनों का HCF x आया, ठीक है। अब ये जो नया HCF आया, इसके साथ सेकंड वाले थर्ड वाले नंबर के साथ जो है फिर से हम लोग HCF निकाल देंगे, तो ओवरऑल मेरा नया HCF आ जाएगा। तो बस इतना ही काम करना है। अगर हमको बोलता है 3 नंबर है उसका HCF निकालना है, तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HCF ऑफ 136 एंड 170 निकालेंगे। तो सबसे पहले 136 छोटा है, 170 बड़ा है ना। तो ओवरऑल इस तरीके का फेज बनेगा। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 136 इंटू 1 इज 136, दैट मीन्स 10 माइनस 6 इज 4, 6 माइनस 3 इज 3। मतलब हमको क्या मिला, हम लोग को ओवरऑल रिमाइंडर 34 मिला। और ए हमारा 170 है, मतलब डिविडेंड हमारा 170 है, डिवाइजर 136 है, और कोसेंट हमारा 1 है। हम लोग को क्या करना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है। a ये है, b ये है, q ये है, और r ये। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 170 इज इक्वल टू बी क्यू मतलब 136 इंटू 1, 136 इंटू 1 प्लस आर रिमाइंडर क्या है 34। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? अब दूसरे फॉर्मेट में चलते हैं। 34 आया मेरा रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर इस डिवाइजर को डिवाइड करने का कोशिश करेगा, है ना। 34 136 को डिवाइड करने का कोशिश करेगा। अगर हम ये करें 34 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इज 12, 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 1 10, 102 प्लस
34 अगर करते हैं तो 136 आ जा रहा है, दैट मीन्स 4 टाइम्स में 136 आ जा रहा है ना। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि अब 136 जो है इट विल बी इक्वल टू 136 इज इक्वल टू 34 इंटू 4 प्लस 0, 34 इंटू 4 प्लस 0। इससे क्या पता चला कि ये 34 मेरा HCF हुआ। दिस इंप्लाइज HCF ऑफ 136 and 170 is 34। अब हमको क्या करना है, अब हम लोग को फाइंड करना है HCF ऑफ, यहाँ पे जो भी मेरा 34 आया 34 विथ 255 है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ HCF ऑफ 34 and 255 will be फाइंडेड। क्लियर है। अब 34 और 255 के बारे में सोचते हैं। 34 छोटा है और 255 बड़ा है ना। तो अगर हम लोग 6 टाइम करें 34 इंटू 6 इंटू 4 इज 24, 6 इंटू 3 इज 18 प्लस 2 204। अगर 7 टाइम्स कर ले 7 इंटू 4 इज 28, 7 इंटू 3 इज 21 प्लस 2 23, 238 आ रहा है 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में 238। तो हम लोग को क्या मिलेगा, 15 माइनस 8 विल बी 3, 4 माइनस 3 विल बी 1। ओवरऑल हम लोग को 13 मिलेगा ना। 15 माइनस 8 इज 7, 17 मिलेगा। हम लोग को क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। तो यहां तक तो क्लियर है कि हम लोग को 17 मिल रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 255 इज इक्वल टू 34 इंटू 7 प्लस 17। ये हुआ मेरा 1 नंबर। ठीक है, इसको अगर 1 2 हम लोग यूज कर चुके हैं तो यहाँ पे हम लोग 3 नंबर ले लेते हैं। फिर 17 हो गया। अब ये मेरा रिमाइंडर जो है डिवाइजर को फिर से डिवाइड करने की कोशिश करेगा। 17 इंटू 2 इज 34 है ना। तो इसमें हमको 0 मिल जा रहा है। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं 34 इज इक्वल टू 17 इंटू 2। ये 34 मेरा A है, A इज इक्वल टू बी क्यू 17 इंटू 2 प्लस R। R मेरा क्या है, 0। जब मेरा R 0 आ गया इसका मतलब यही मेरा क्या है, HCF है। तो हम लोग ये ओवरऑल बोल सकते हैं, thus HCF of 34 and 255 is equal to 17। ठीक है। और इसके थ्रू हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारा HCF ऑफ ऑल द 3 नंबर्स कौन कौन सा, 136, 170 and 255 is 17। समझ में आ रहा है। तीनों नंबर का HCF इस तरीके से निकालेंगे, पहले 2 का निकालेंगे फिर तीसरा का निकालेंगे, पहले 2 का निकालेंगे फिर जो HCF आया उससे तीसरा का निकालेंगे, तो ओवरऑल हमको तीनों का HCF मिल जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377 and 15628 लिविंग रिमाइंडर्स 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो हमको क्या बोल रहा है कि 3 नंबर दिया हुआ है, उसमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो डिवाइड करता है और रिमाइंडर 1, 2, 3 प्रोवाइड करता है इन तीनों नंबर्स के लिए। और वो नंबर कैसा होना चाहिए, लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए। तो जब भी लार्जेस्ट नंबर का बात होता है तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब क्या हो गया, हम लोग को HCF के बारे में जानना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, और रिमाइंडर्स का केस जब भी आएगा, पहले तो अभी हम लोग पिछला केस में क्या देखे, हम लोग पिछला क्वेश्चन में देखे कि हम लोग को नॉर्मल 3 नंबर्स दिया हुआ है, हमको रिमाइंडर्स के बारे में बात नहीं किया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमको रिमाइंडर्स भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस रिमाइंडर्स को पहले खत्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद HCF निकालेंगे। तो अगर हम 1251 में अगर 1 को हम हटा दे, इसका रिमाइंडर 1 है तो 1 को हम हटा दे तो हमको क्या मिलेगा, 1250 है ना। और अगर हम 9377 में अगर हम 2 हटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 9355। और अगर हम थर्ड नंबर 15628 में
अगर हम 3 हटा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा 15,625। तो ओवरऑल हमको क्या बोला, ये 3 नंबर का एचसीएफ निकालो। क्या करना है, ये 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है। और किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से। तो सबसे पहले हम कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का निकालते हैं। HCF of 15,625 and 9,355, इन दोनों का HCF निकालने का कोशिश करते हैं। तो 9355 छोटा है और 15,625 बड़ा नंबर है ना। ऑब्वियस सा बात है, 9 इंटू 2 करेंगे तो 9,000 इंटू 2 18,000 दे देगा। तो इसको वन टाइम में ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे 9355 लिखेंगे। 93, अच्छा यहाँ पे 75 होगा ना, 9375, यहाँ पे भी 9375 होगा। क्लियर है। अब क्या मिलेगा, 5 माइनस 5 इज 0, 12 माइनस 7 इज 5 और 5 माइनस 3 इज 2 और यहाँ पे आ जाएगा 14 माइनस 9 इज 6, है ना। ठीक है, तो ओवरऑल हमको क्या मिल रहा है 6250, है ना। 15 माइनस 9 इज 6, 6250 हमको मिल रहा है। अब हमको क्या पता चला, जब ये मिल रहा है तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 15625 हमारा हो गया। ए इज इक्वल टू बी क्यू, बी मेरा क्या है 9375 इंटू क्यू मेरा है 1 प्लस 6250, यही आ रहा है। अच्छा, ये हुआ मेरा नंबर 1। अब 6250 से हमको क्या करना है, 9375 को डिवाइड करना है ना, यही करना है नेक्स्ट स्टेप में। अगर इसको 1 टाइम्स हम लेंगे तो 6250 आएगा। 7 माइनस 5 माइनस 0 इज 5, 7 माइनस 5 इज 2, 3 माइनस 2 इज 1, 9 माइनस 6 इज 3। तो ओवरऑल हमको क्या मिलेगा, 9375 विल बी इक्वल टू, अभी 9375 हमारा ए हो गया, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो 6250 इंटू 1 प्लस 3125, 6250 इंटू 1 प्लस 3125, ये हो जाएगा मेरा सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड स्टेप में हम लोग चलते हैं। तो 3125 मेरा रिमाइंडर था, अब ये डिवाइजर को डिवाइड करेगा, 6250 को डिवाइड करेगा। तो ऑब्वियस सा बात है 2 टाइम्स में हमको क्या मिल जाएगा, 6250 मिल जाएगा। तो हमको अब क्या मिलेगा, 6250 मेरा हो गया ए, जो पुराना मेरा रिमाइंडर था, ठीक है, जो पुराना मेरा डिवाइजर था, पुराना वाला डिवाइजर, ये मेरा नया जो है डिविडेंड बन गया। तो ये 6250 मेरा डिविडेंड है अभी, और ये 3125 मेरा क्या है, डिवाइजर, इनटू कोसेंट, कोसेंट मेरा क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 0। जब मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब यही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। दिस इंप्लाइज HCF of 15625 and 9355 9375 is 3125। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसका HCF क्या होगा, 3125 होगा। अब जो है हमको नया HCF मिल गया 3125, इसको हमको थर्ड नंबर से निकालना होगा HCF। थर्ड नंबर क्या है, 1250। तो अब हम लोग क्या करेंगे, HCF of 1250 एंड 3125 हम लोग को चाहिए, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो 1250 और 3125 में छोटा है 1250 और 3125 हमारा बिगर वैल्यू है। तो 1250 इंटू 1 क्या देगा, 1250। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ पे आएगा 5, 12 माइनस 5 इज 7, 11 माइनस 10 माइनस 2 इज 8, 5 minus 0 is 5, 12 minus 5 is 7, 10 minus 2 is 8, 2 minus 1 is 1, यही होना चाहिए।
1 टाइम्स में क्यों ले रहे हैं? इसको हम लोग इंटू 3 अगर करते हैं, 12 इंटू 3 इज 36, 3 टाइम्स में जाएगा नहीं, 2 टाइम्स में लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 इज 0, 5 इंटू 2 इज 10, 2 इंटू 2 इज 4, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 1 इज 2। तो 2 टाइम्स में हमको क्या मिलेगा, 2500। तो हमको कितना मिलेगा, 5 2 11 माइनस 5 इज 6, 625 मिलेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अच्छा, तो ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3125 को हम लोग लिख सकते हैं 1250 इंटू 2 प्लस 625, है ना। A इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। क्लियर है? अब जो है इसको हम ले लेते हैं नंबर 4। ये मेरा डिवाइजर बन गया और डिविडेंड मेरा बन गया 1250। 2 टाइम्स में हमको क्या मिल जाएगा, 1250 मिल जाएगा। 2 टाइम्स में 1250 मिल जाएगा। तो अब जो मेरा नया फॉर्म बनेगा वो क्या होगा, उसमें डिविडेंड मेरा 1250 है। 1250 विल बी इक्वल टू 625 इंटू 2 प्लस 0, है ना। अब अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 625 मेरा क्या हो गया, जो मेरा डिवाइजर है यही मेरा क्या बन जाएगा, अब मेरा ये HCF बन जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं thus HCF of the numbers will be equal to 625। अगर 625 मेरा HCF है तो वो 3 नंबर्स 1 2 और 3 रिमाइंडर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक क्वेश्चन है, हम लोग किस तरीके से यूक्लिड एल्गोरिदम को यूज करके जो है HCF निकाल सकते हैं या फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके प्रूविंग कर सकते हैं। पहला सेक्शन में हम लोग को ये चीज समझना आना चाहिए। अगर ये चीज हम लोग को समझ में आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इरेशनल नंबर्स का प्रूविंग वाला क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं वो समझेंगे और उसका प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।